तो ये है, मान लीजिए हमारे पास उदाहरण लेंगे कि हाँ, यहाँ उसको हम एक उदाहरण ही लिखेंगे, बाकी आप जब अपना नोट्स पढ़ेंगे तो ये सवाल मिलेगा आपको वहाँ लिखा हुआ। और यहाँ पे मैं नंबर भी नहीं डालूंगा इसका, क्योंकि इस नोट्स में जो नंबर है वो आप अच्छे से जाके फिर याद करेंगे, अच्छा रहेगा, है ना। मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय है ए, और इसमें 5 1 2 1 2, यानी 5 1 2 1 2। तो ये इसमें देखिए समुच्चय, यानी ये सिंपल सी बात है कि कोई ये पावर सेट है जो अभी बना रहे थे, कुछ उसी तरह की ये घटना है, ऐसे और ऐसे, यानी 1 2 का ये पावर सेट है। यानी एक समुच्चय है हमारे पास 1 2, ये उसका घात समुच्चय है। यानी ये सारे के सारे समुच्चय अगर देखा जाए तो क्या है, 1 और 2 ही है, बस 1 और 2 से बने हुए हैं सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सा सतन सत्य व असत्य है? तो पहला सवाल यानी कह रहा है कि सत्य या असत्य है, ये तुम्हें बताना है। यहाँ पे पहला जो कथन इन्होंने लिखा हुआ है वो है 1 2 एक समुच्चय है ए का, ये बात है। और दूसरे वाले में लिखा हुआ है 5 एक अवयव है ए का। तो कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक, तो बात देखिए क्या है कि ये जो चीज़ होती है समुच्चय के अंदर, ये यहाँ कोमा लगा देते हैं, ये वाली जो चीज़ होती है ये समुच्चय का अवयव होता है। अब भले ही ये एक समुच्चय हो, अब जैसे मैं कहूँ कि भाई जो 1 2 है ये, तो ये इस समुच्चय ए में अवयव की जगह है, यानी जहाँ जो लिखा हुआ है ये सच्चाई नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये अवयव है। तो ये बात हो गई असत्य। तो फिर सही बात क्या है, हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि साहब ये जो चीज़ है ये 1 2 ये एक अवयव है, किसका? ए का, क्योंकि अवयव की जगह लिखा हुआ है। ठीक, भले ही समुच्चय है, एक समुच्चय के तरीके से लिखा है, 2 एलिमेंट हैं 1 और 2 हैं इसमें, लेकिन रखा तो ये अवयव की जगह पे ही है। ठीक, अब इसमें हम ये कह सकते हैं सही जो है वो ये हो सकता है कि 1 2 एक अवयव है, और ये अवयव है समुच्चय ए का। ये जो कथन है ये सही है, बात को समझ रहे होंगे, ये सही बात है, ये बात गलत है। अब ये देखिए ये 5 यानी ये खाली जो सेट है यहाँ पे दिया हुआ, ये भी अवयव की जगह रखा है, तो ये तो सही लिखा है, तो इसका मतलब यह कथन सत्य है। ठीक, अब यहाँ पर चूंकि कहीं कन्फ्यूजन ना हो तो मैं छोटा सा एक उदाहरण लूँगा अपनी तरफ से और आपको क्लियर करा दूंगा कि कहीं कोई लफड़ा नहीं है, इसमें ये साफ साफ दिखाई दे जाता है। मान लीजिए मेरे पास कोई समुच्चय है, मेरे पास एक समुच्चय है बी, और ये समुच्चय ऐसा है 1। देखिए 1 इसमें एक एलिमेंट है, एक अवयव है, ये देखिए। अब यहाँ पर एक समुच्चय है, फिर एक समुच्चय है, इसमें लिखा है 1 ऐसे, यहाँ लिखा है 2, और फिर ये बंद हो गया ब्रैकेट ऐसे, और फिर लिख दिया मैंने 5, ओके। इसके बाद एक और लिख दिया 3, और ये मैंने ऐसे लिख के यूँ फाइनल कर दिया, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। ठीक, तो अब क्या इस समुच्चय के अंदर अवयव है? क्या इसके अंदर कोई समुच्चय इसमें से निकाल के बनाया है? अब मान लीजिए मैं सबसे पहले देखता हूँ कि साहब ये चीज़ क्या है, ये जो चीज़ है ये क्या है? तो ये कहाँ लिखा हुआ है? अवयव की जगह, समुच्चय के अंदर ये अवयव है। जबकि देखने में ऐसा लग रहा है कि यार ये तो एक समुच्चय है भी बात सही, ये समुच्चय है, लेकिन बी में ये अवयव है, बी में ये समुच्चय नहीं है, बी में ये अवयव है। तो मैं क्या लिखता हूँ? अब धीरे धीरे बात बन गई होगी।
ये मैंने लिखा ऐसे, और अब मैं लिखूँगा कि ये बी का अवयव है। करेक्ट। ऐसे ही ये हो चाहे ये हो। ठीक। अब मान लीजिए मैं कोई समुच्चय बना दूँ, मान लीजिए मैं कोई समुच्चय बना दूँ, मैं बना दूँ समुच्चय सी, और उसमें यहाँ से कुछ अवयव ले लूँ। जैसे मैं एक ले लूँ ये वाला, और ये अवयव ले लूँ, दो अवयव ले लिए मैंने। ये मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, दोनों अवयव ले लिए, और अब मैंने एक नया समुच्चय बना दिया। ये नया समुच्चय अब मैंने बना दिया। तो ये सी जो है बी में से बना हुआ समुच्चय है। तो यहाँ कथन क्या होगा कि साहब सी जो है बी का उप समुच्चय है। यानी यहाँ पर ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि अवयवों को लेके समुच्चय बनाया है। तो बात पहचान में आ गई होगी, दैट इज, ये क्लियर हो गया होगा एकदम कि भाई क्या अवयव है क्या समुच्चय है, इसकी पहचान हो गई होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। ओके। वही बात आ गई कि क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है, ये आप कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी बालकों का समुच्चय आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय में निहित है। सही बात है। अब आया 5 नंबर, यदि एक समुच्चय ए है बी है तो ज्ञात कीजिए। ये भी आप कर लेंगे, अब छोड़ देता हूँ इसको, बड़ी आसान सी बात है। ए माइनस बी और बी माइनस ए पूछ रहा है, डन है क्वेश्चन बिल्कुल। ये होमवर्क में चला गया आपके। मान लीजिए एन समष्टि समुच्चय है ए बी सी डी, इसके लिए उप समुच्चय हैं जहाँ एक्स समप्राकृत संख्या बी। तो ये जो है पूरक ज्ञात कीजिए, ये सवाल हम कर सकते हैं। दोबारा आप करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए एन समष्टीय समुच्चय है, एन जो है वो समष्टीय समुच्चय है, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो है ये समष्टीय समुच्चय है। ठीक। यानी इसमें प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी आप लेना चाहो। जहाँ ए, अब इसमें कुछ समुच्चय हैं, और ए जो है, ए क्या है, एक्स डबल डॉट एक्स, इसमें एक्स क्या है ए समुच्चय में, सम प्राकृत संख्या है। ये है सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है ना, ऐसे ए लो। अच्छा, बी में क्या है, x जो है वह प्राकृत संख्या है और x 3 का एक गुणज है। यानी यहाँ पे है तो प्राकृत संख्या ही, यहाँ पे x जो है वो है तो एक प्राकृत संख्या ही, x बिलोंग टू n, और 3 का पूर्ण गुणज है, यानी 3 से कटने वाला नंबर है। ठीक। तो 3 से कटने वाले नंबर क्या हो गए, 3 6 9 12 जो भी। ठीक। अब तीसरा एक समुच्चय सी बनाया इन्होंने। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, x x कह रहा है ये भी प्राकृत संख्या है लेकिन 5 से छोटी या 5 के बराबर है। कह रहा है ये भी प्राकृत संख्या है और x जो है बड़ा है 5 से, छोटा नहीं, बड़ा, बड़ा या 5 के बराबर, यानी 5 से बड़ी प्राकृत संख्या। 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है। अब यहाँ डी बनाया इन्होंने, बड़ा ही बढ़िया सवाल है एकदम, बहुत सारी चीज़ों को ये क्वेश्चन क्लियर करेगा, बड़े प्यार से करेंगे इसको। x डॉट एक्स, कह रहा है x जो है वो प्राकृत संख्या है और 10 से छोटी है, और जो है x जो है वो 10 या 10 से छोटा है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी 10 तक का प्राकृत संख्या है। ये चीज़ इन्होंने लिखी है। कह रहा है ये समष्टीय समुच्चय है, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। आप जो चाहे प्राकृत संख्या ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसमें से जितनी प्राकृत संख्याएं किस किस समुच्चय में ली गई हैं वो यहाँ लिख दिया गया है। कह रहा है यहाँ पे साहब सम प्राकृत संख्या है,
पहले वाले में कहा सम प्राकृत संख्या है और कोई शर्त नहीं है, जो भी सम प्राकृत संख्या लेनी है जितनी लेनी है ले लो आप, 2 4 6 8 10 12 14 16 जो भी आपको लेना है। बी में 3 का पूर्ण गुणज है, जितना चाहे ले लो 3 का, 3 दूनी 6 3 9 जो जितना चाहे लेना चाहे ले लो, ठीक है। सी में 5 से बड़ा लेना है, 5 6 7 8 9, और डी में 10 से छोटा लेना है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ठीक, ये आ गया। अब ये कह रहा है ए बी सी डी के पूरक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या पूछा इन्होंने, यहाँ इन्होंने प्रश्न पूछा है ए बी सी व डी के पूरक ज्ञात कीजिए। तो कितना बढ़िया सवाल है, ये इनका सवाल है। यहाँ पर इन्होंने सवाल जो है खड़ा कर दिया कि साहब इसके पूरक ज्ञात कीजिए, ये सवाल है, ठीक। अब पूरक का मतलब क्या भाई, जो चीज़ नहीं लेनी है, जो चीज़ समुच्चय में नहीं आई है वो हम लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है, एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ठीक, सम प्राकृत संख्या है। तो ए डैश क्या होगा, इसके आगे देखो पूरक लिखूंगा मैं, यहाँ पे इसके आगे पूरक लिखूंगा, इसका मैं ए, इसका पूरक लिखूंगा ए डैश। तो क्या लिख दूंगा, समझ रहे हो बात को, एक्स एक्स एक सम प्राकृत संख्या ए में आ गई। तो कौन बचा, प्राकृत संख्याओं में अब कौन बचा, विषम प्राकृत संख्या। तो एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो देखो हो गया उत्तर, बात समझ में आ रही होगी, प्राकृत संख्या है। तो ये भी कन्फर्म हो गया, क्योंकि सम में तो आ गया। पूरक क्या होता है, पूरक ये होता है भाई जो रह गया वो बताओ। तो इन प्राकृत संख्याओं में से सम प्राकृत संख्या तुमने निकाल ली सारी, बची कौन, विषम, तो पूरक हो गया विषम। ओके, चलिए एन 3 का पूर्ण गुणज है, तो 3 का पूर्ण गुणज है। तो अब कौन बचेगा, देखो 3 6 9 ये सब तुमने निकाल रखे हैं। तो ऐसी संख्याएं बचेंगी जो 3 का पूर्ण गुणज नहीं होंगी प्राकृत संख्याओं में। तो क्या होगा, 1 2 4 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 10। तो 1 2 ये सब जो है, तो क्या कर देंगे, 3 का पूर्ण गुणज नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ यही लिख देंगे, क्योंकि संख्याओं का पता करना मुश्किल है हमारे पास। बी डैश क्या लिख देंगे, 3 का पूर्ण गुणज नहीं है, एक्स बिलोंग टू एन, ठीक। और 3 का पूर्ण गुणज नहीं है, ये भी लिख देंगे, क्या दिक्कत है, ए ये लो। अभी इतना लिख सकते हैं, हालांकि जो नहीं है ये लिखना नहीं चाहिए हमें, हम इससे बचते हैं, क्योंकि समुच्चय में हम वो लिखते हैं जो है तो नहीं है का मतलब पूर्ण गुणज 3 वाला नहीं है, यानी वह संख्या जो 3 से कट जाए वह इसमें नहीं है, ठीक ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब सी का लिख देते हैं, सी डैश। सी में क्या है, 5 या 5 से बड़ा, तो 5 से छोटा कर लेते हैं। 5 से बड़ा तो उसमें आ ही गया, एक्स डबल डॉट एक्स बिलोंग टू एन, और एक्स 5 से बड़ा, ठीक। तो 5 से छोटा कर लेते हैं, ए ये लो, क्योंकि बराबर वहाँ हो चुका है। 5 के बराबर तो यहाँ आ गया, 5 6 7 8 9 10, वहाँ क्या लेंगे, 4 3 2 1, छोटा कर देंगे, ठीक हो गया पूरा। 5 से बड़े या 5 वाले इसमें आ गए, जो बचे वो कितने बचे, 1 2 3 4 वो इसमें आ गए, देखो ये रहा। ओके, अब इसे आ चलते हैं, 10 से छोटा तो 10 से बड़ा कर देंगे, 10 इसमें आ गया तो 10 से बड़ा कर देंगे, 11 12 13 14, यहाँ नंबर बदल देंगे बस। तो डी डैश एक्स एक्स बिलोंग टू एन, और x बड़ा है 10 से, ये लो फाइनल। 10 से छोटा है 10 यहाँ आ गया, 10 से बड़ा आ गया। तो ये सब क्या है, ये पूरक हैं। पूरक से मतलब प्राकृत संख्याओं में से जो इन समुच्चयों में आ गया वो तो इनमें आ गया, जो बच गया वो
इनके पूरक में चला गया। तो बात समझ में आ गई। पूरक के बारे में अच्छी तरह मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, तो ये क्वेश्चन उसको कन्फर्म कर रहा है। देखो, डन, पक्का समझ में आ गया। एक बार समझ में आ जाए तो जितनी चाहे तेज़ी से आप सवाल कर सकते हैं, स्पीड कितनी तेज़ कर लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो बहुत तेज़ी से सवाल करके फटाफट मैं दिखा देता हूँ, पर उससे पहले मेरी कोशिश ये होती है कि तेज़ चलने से पहले गाड़ी चलाना सीख ली जाए। गाड़ी तेज़ वही चला सकता है जो अच्छा ड्राइवर है, ठीक। कुछ लोग गाड़ी बड़ी तेज़ चलाते हैं पर पहले सीखते नहीं हैं, बेसिक कंसेप्ट ख़राब रहते हैं, गाड़ी तेज़ भागती रहती है और सब उड़ जाता है इधर का उधर, धुआं धमाल, कुछ नहीं दिखता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मामला क्या है। कह रहा है जी निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल के रूप में लिखिए। ये भी बहुत बढ़िया बात है। हालांकि आप जानते हैं दो हैं, एक को मैं लिख दूंगा अंतराल के रूप में, ठीक। तो उदाहरण क्या कह रहा है, अंतराल के रूप में लिखिए, अंतराल रूप में लिखिए। ये चीज़ बड़ी काम आएगी, ये चीज़ बड़ी काम आएगी फलन में। ध्यान रखना, फलन में हम यही लिख देते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो इसमें पहला वाला मैं करा देता हूँ, दूसरे वाला आप कर देना। ये नोट्स आपके पास है, इसको पूरा संपूर्ण कंप्लीट इसको करना है आपको, 100% कर लेना इसको। तो कह रहा है x बिलोंग टू r, वास्तविक संख्याएं x में लेनी है और ये लेना है -8 से 3, -8 x 3 ऐसे। और मुझे लग रहा है कि मैं सेकंड भी करा दूं, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अलग अलग पॉइंट हैं दोनों। दूसरे वाला भी लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसका आंसर लिख दूंगा मैं आगे, क्योंकि फिर जो है कन्फ्यूजन ना खड़ा हो जाए कहीं। दूसरा क्वेश्चन भी लेता हूँ। फिर से कहा x बिलोंग टू r, और इस बार कहा 3 2x 7, 3 2x 7। ओके, डन। फाइनल। अब ज़रा इसको अंतराल के रूप में लिख के बताओ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई मान लीजिए मैं कहूँ कि x जो है -8 से लेकर 3 तक कहीं भी हो सकता है, लेकिन वह -8 नहीं हो सकता और वह 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा। छोटा ब्रैकेट लगाने का मतलब -8 नहीं हो सकता, -8 से आगे हो सकता है, -8 से बड़ा हो सकता है, -7 -5, है ना। तो इसका मतलब छोटे ब्रैकेट का मतलब हो गया -8 नहीं हो सकता बल्कि इससे बड़ा हो सकता है, कोमा 3। अब ये हो गया 3, ठीक, डन। तो ये है अंतराल रूप। तो यानी बराबर नहीं हो सकता तो छोटा ब्रैकेट लगेगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ आ गया, इसमें देखो 3 हो सकता है और ये क्या है, ये 2x है। तो 2x है तो मामला x पे लिखा जाना है, 2x पे नहीं, ध्यान रखना। तो इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा हमको, इस चीज़ को, इस वाले को। तो क्या करें, हम देख लेते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं इस पूरे सिस्टम को। 2x है ना 7, तो ये 2 से भाग कर देता हूँ, ये लो, ये हो गया 3/2, ये हो गया 7/2। तो x 3/2 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, 7/2 नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है। तो कुल मिला के जहाँ छोटा हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, वहाँ आएगा छोटा ब्रैकेट, ये लो। जहाँ बराबर हो सकता है वहाँ आएगा बड़ा ब्रैकेट, ये लो। किसके बराबर हो सकता है, 3/2 के, तो ये हो गया 3/2 कोमा, और किससे छोटा होना चाहिए, 7/2 से, ये लो। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया,
कन्फर्म, तो दैट्स नथिंग टू डू इन होमवर्क। होमवर्क में फिर बहुत सारे सवाल हैं एनसीईआरटी के कराते हैं, उनको दोबारा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, इसमें और सवाल भी हैं। तो ये मैंने करा दिया, डन कर दिया, ताकि यहाँ छोटे बड़े ब्रैकेट लिखने में उलझन ना हो। ओके, डन, और कन्फर्म भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सत्यापन करना है, प्रूव करना है, यूनियन वूनियन ले लेके अपना देख के छांटना है इसको, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है। अब आया हमारे पास समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वेन डायग्राम पर दिखाना है और उसे निकालना है। तो दैट इज, ये चीज़ तो बड़ी इजी है, आप जानते हैं इंटरसेक्शन के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूँकि सिस्टम में है तो इसे कर लेते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, हल्की फुल्की जानकारी इसकी पहले हो गई है, और वही जानकारी है और कुछ खास नहीं है, करना वही है, बस लिखना है थोड़ा सा और समझ लेना है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसको समझ लेते हैं, बेसिक बना लेते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, डन। अब सर्वनिष्ठ यानी कॉमन क्या है, यानी उभयनिष्ठ भी बोल देते हैं कई बार इसको। उभयनिष्ठ क्या है, ठीक, यानी x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, ये है सर्वनिष्ठ। x डबल डॉट इतना इतना, तो ये एक नया समुच्चय बनेगा। इस समुच्चय को लिख देते हैं हम C, यानी C समुच्चय वो है जिसमें कोई एलिमेंट लिया गया जो A में भी हो और जो B में भी हो। ये हो गया सर्वनिष्ठ, ठीक। तो ये सर्वनिष्ठ के लिए एक परिभाषा हमने तैयार कर दी, ये लीजिए, ठीक। अब यदि कोई अवयव दो या दो से अधिक समुच्चयों में होता है तो उसको समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। बात वेरी सिंपल, बात वेरी सिंपल, ठीक। अब माना समुच्चय ए, अब ए में लिख देता हूँ ए बी सी ऐसे, और बी में लिख देता हूँ सी डी ई ऐसे, ओके, और सी में लिख देता हूँ ई एफ जी ऐसे। वेरी सिंपल। मान लिया मैंने तीन समुच्चय हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ए और बी का सर्वनिष्ठ, तो हम क्या लिखते हैं, ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय, क्योंकि ये समुच्चय की फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, सर्वनिष्ठ समुच्चय। ये देखिए ऐसे,
तो फिर सर्वनिष्ठ कहते हैं अवयव को, और उसका समुच्चय क्या बनता है, उसी को पूरी तरह कहते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय। यानी सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन जो सेट है वो सेट की फॉर्म में है। ठीक, तो ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या हो गया। लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका होता है कि इसमें यू बना देते हैं उल्टाए, ये रहा देखो ऐसे पक्का, और लिख देते हैं ए और बी, और जो कॉमन है उसे समुच्चय में अंदर अवयव की जगह डाल देते हैं ऐसे। क्या कॉमन है, ए में ए बी सी है और इसमें सी डी ई है, तो साफ दिख रहा है कि इसमें सी कॉमन है। इसी प्रकार बी और सी, तो बी एवं सी का सर्वनिष्ठ, तो क्या लिख दिया, पहले वही बनाएंगे, यू बना लिया, ए ये बन गया यू, और ये बी और ये सी, और क्या कॉमन है ज़रा देख के बताओ एक बार, ज़रा देख के बताओ क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या है कॉमन, ये रहा ई, दोनों में है। ओके, तो ई लिख दिया। अगर मान लीजिए कोई कॉमन है ही नहीं तो क्या लिखते हैं, खाली छोड़ देते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं। अब देखो ए और सी में कोई कॉमन नहीं है, ई एफ जी ए बी सी, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, ए तथा सी का सर्वनिष्ठ, ए तथा सी का सर्वनिष्ठ। तो देखो इनमें तो कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ छोड़ देंगे खाली, ऐसे बस। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5। तो बात समझ में आ रही होगी सर्वनिष्ठ कैसे लिखा जाता है। अच्छा, अब बनाते हैं, ये तो लिखने का तरीका हो गया, अब बना के देखते हैं वेन डायग्राम पर कैसे बनेगा। ठीक, तो अब वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, कहीं भी सवाल आएगा हलवा बिल्कुल 3 नंबर 4 नंबर मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, कुछ नहीं करना। लिखने का तरीका फाइनल हो गया, अब वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक समुच्चय बना लेते हैं। ठीक, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी तक के हों, तो एक बना लें यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें होने चाहिए वो सारे एलिमेंट जिनका सिलेक्शन होना है। तो सारे के सारे कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी सब है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कितना होना चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, सबका सम्मिलन होना चाहिए, समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक, तो सारे आ गए इसमें। ठीक, तो क्या लिख दिया इसको, ए बी सी डी ई एफ जी, ये लो, ये हो गया। ये पहले तुम्हें परिभाषित करना पड़ेगा, यूनियन बन गया। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये आपको बताने हैं। तो क्या करते हैं, 3 डब्बे बना देते हैं। ये डब्बा किसके लिए बन जाएगा, ये बन जाएगा ए और इंटरसेक्शन बी वाला। ठीक, एक डब्बा और बना देते हैं, ये किसके लिए बनेगा डब्बा, ये बन जाएगा बी इंटरसेक्शन सी वाला। ठीक, और एक डब्बा और बना देते हैं बच्चों, ये किसके लिए बन जाएगा, ये बन जाएगा सी इंटरसेक्शन ए के लिए, या ए इंटरसेक्शन सी के लिए, जो भी हो ऐसे। ओके, क्योंकि कॉमन दोनों तरफ से होना है। यानी ये बात भी कंफर्म होती है, देखो पक्का कर लो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के, यानी ए इंटरसेक्शन बी को या ए बी इंटरसेक्शन ए को हो।
यही बात सम्मिलन में भी होती है, यूनियन में भी होती है, ए यूनियन बी को या बी यूनियन ए को। ठीक, चीज़ वही है, बस दोनों बातें सिर्फ यहीं पर, बाकी चीज़ों में नहीं, उल्टा हर जगह नहीं कर सकते। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं यू, यहाँ पे यू, यहाँ पे यू। तो ए और बी को बनाएं, ए और बी को बना दें ए बी सी। तो ए और बी में कॉमन क्या है, सी, तो जो कॉमन आएगा उसे कॉमन लिख देंगे। ये लो, ये बीच में आ गया एलिमेंट सी, ये तो कॉमन है देखो। तो ए बी यहाँ डाल देंगे, ये लो, और डी ई इसमें डाल देंगे इधर वाले में, ऐसे। ठीक, तो इसमें ये जो सेट है, ये वाला, ये क्या है, ये है सेट नंबर, नाम है इसका ए, इसका नाम है बी। ठीक, अब यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है बच्चों, वो कहाँ है, वो इंटरसेक्शन है यहाँ, ये है वो इंटरसेक्शन, ये रहा देखो, ये रहा वो इंटरसेक्शन। और इस इंटरसेक्शन में कौन है, इस इंटरसेक्शन में है सी, ये रहा, यही वो इंटरसेक्शन है, ये रहा। ठीक, तो किस पे लाइनें खींच दी, सी पे, बाकी छोड़ दिया सब कुछ, तो बात बन गई होगी। तो ऐसे इसको भी दूसरे वाले को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी में कौन है, ई, तो ई को बीच में रख लेंगे, ये देखो, ये रखा पॉइंट ई, यानी एलिमेंट ई, अवयव ई, पॉइंट ई नहीं कहते, तो चलता रहता है। तो ये हो गया ई, सी डी एफ जी, इसमें कौन आया, इसमें आया सी डी, इसमें आया एफ जी, और जो बीच में दिख रहा है यही है इंटरसेक्शन, यानी कॉमन। अब इसको रेड कर दें अगर, ऐसे है ना, ये बन गया, ये लो। ठीक।